ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास +2 एनसीईआरटी, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन माइक्रोब्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, they also form a very important and major component of the biological system on this planet. And moreover, these microbes are present everywhere, wherever we can think of about their presence, such as वो soil में present हो सकते हैं, they're present in water, in air, they're present inside our bodies and the bodies of other animals and plants. इसके अलावा वो बहुत ही गर्म जगहों पर, सच एज लाइक थर्मल वेंट्स जिनको हम बोलते हैं, डीप इनसाइड द गीजर्स, जहां पर टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सॉइल की गहरी लेयर्स के नीचे हो सकते हैं, जिसके ऊपर की कई मीटर की बर्फ की मोटी लेयर हो सकती है, ठीक है। और बहुत हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वैरायटी ऑफ आपके एनवायरनमेंट में और वैरायटी ऑफ प्लेसेस में दे कैन बी प्रेजेंट। और माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स होते हैं। वो अलग अलग किंगडम्स की अगर हम बात करें तो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट किंगडम्स टू। माइक्रोब्स प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो किंगडम फंजाई से हो सकते हैं, वो कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरसेस हो सकते हैं, वायरॉइड्स हो सकते हैं और प्रायॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रायॉन जैसे कि आपने पढ़ा है, दे आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये सभी जो हैं माइक्रोब्स जो हमारे आसपास में प्रेजेंट होते हैं। आपने शायद पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जहां पर आप डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि माइक्रोब्स के कारण हमें बहुत से डिजीजेस होते हैं, राइट। लेकिन माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं है, माइक्रोब्स आर आल्सो यूजफुल टू अस। उनके बहुत से यूजफुल इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर होते हैं। तो इस चैप्टर में हम माइक्रोब्स के जो यूजफुल इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, या ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स किस तरह से काम आते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे सबसे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और बेसिकली इसमें 6 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले माइक्रोब्स का यूज होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड या दही, और हम फर्मेंटेड डो यूज करते हैं, या चीज हम यूज करते हैं, तो वो सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम डिटेल में बात करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड वन इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, industrial products. And when we talk about industrial products, it can be fermented beverages, it can be antibiotics, and it can be many chemicals, enzymes, and bioactive molecules produced at industrial level at a very large scale. So there also these microbes are used. So this is its second use. When we talk about the sewage treatment, microbes in sewage treatment.
सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. Fourth one is microbes in biogas production. When we talk about methane or biogas, the microbes are also used there. Similarly, microbes are used in they are used as biocontrol agents. Biocontrol agents. And last one is microbes as, as हम यहाँ पर कर सकते as biofertilizers. As biofertilizers, we can use the microbes. So this is the brief overview of the chapters. And in these different 6 fields, microbes are useful to us, and we shall take all these 6 fields one by one, right? So first of all, we talk about the household products. Household products. वैसे तो बहुत डाइवर्स हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे आसपास में होता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. दूध से हम दही बनाते हैं. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे हाउसहोल्ड में. और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस. And bacillus, lactose is from lactose, sugar present in the milk, and bacillus is the type of bacteria which is obviously a rod-shaped bacteria. So it is the bacteria which is most commonly used for the conversion of milk into the कर्ड. ठीक है. इसी तरह से और भी बहुत से कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, जिनको हम कॉमनली कहते हैं लैब, LAB. वी कॉल देम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैब जहां पर भी टर्म आएगा, दे आर कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैब बेसिकली क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एसिड. दे प्रोड्यूस एसिड, और जो कि आपके मिल्क है उसको कोएगुलेट करता है और मिल्क की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. तो कोएग्यूल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स और कर्ड में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमल रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जिस टेम्परेचर रेंज में ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत क्विकली और बहुत इजीली. अगर हम लैब की बात करें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जो होंगे, they're बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेस्ड अपॉन द ग्राम स्टेनिंग, जिसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है. और अगर हम इन बैक्टीरिया के
क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन से हम पहले हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो टॉलरेंट टू लो पीएच वैल्यू, क्योंकि ये जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। लैक्टिक एसिड, क्योंकि एसिड ऑब्वियसली, तो इसकी पीएच वैल्यू लो होगी, टुवर्ड्स 1 की तरफ इसकी पीएच वैल्यू होगी, तो उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई एट लो पीएच वैल्यू एंड दे कैन सर्वाइव ओवर, सो दे आर आल्सो टॉलरेंट टू लो पीएच वैल्यू। और अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम सिंपली बात करते हैं क्लास, क्लास के लेवल से शुरू करते हैं। क्लास इज बेसिलाई and their order is Lactobacillus. Okay, so this is in brief about these lactic acid bacteria, right? उसी तरह से जो लैक्टिक एसिड जो लैब बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे स्टमक या बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारे लिए, उनकी ग्रोथ को भी ये चेक करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हम जिनको कह सकते हैं, उनकी ग्रोथ को भी ये चेक करते हैं। तो ये तो होगी एक बात लैब्स के बारे में। उसके बाद बहुत कॉमनली हम अपने विलेज हाउस होल्ड में जिसको देखते हैं, दैट इज डो। डो इज प्रोनाउंस्ड एज डो। डो इज फर्मेंटेड, जो हम फ्लोर जिसको कहते हैं, फूला हुआ आटा जनरली हम यूज करते हैं। अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहां पर इडली और डोसा बनाने के लिए हम डो का यूज करते हैं। और अगर हम अपने पहाड़ी कल्चर में देखें तो यहाँ पर सिड्डू, जो बहुत फेमस हो गया आजकल उसको बनाने के लिए, और इसके अलावा भटूरू जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी जो डो, आटे को फुलाया जाता है, वहां पर ये यूज होता है। और अगर इसका हम थोड़ा बहुत बायोलॉजी देखें इस डो की, तो देयर आल्सो दीज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन के दौरान दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस फ्लोर, इस गूंथे हुए आटे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इट ट्राइज टू मूव आउटवर्ड्स, और इस मूवमेंट के कारण अंदर से एक फोर्स या प्रेशर जनरेट होता है इस आटे के अंदर, और ये फूल जाता है, ये फ्लफी हो जाता है, राइट? सो जो डो बनाने के लिए हम आमतौर पर यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, दैट इज यीस्ट। यीस्ट इसको कहते हैं, या बेकर्स यीस्ट मोर एप्रोप्रिएटली इसको कहते हैं। बेकर्स यीस्ट हम इसे कहते हैं, जो बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकरीज में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। दिस बेकर्स यीस्ट इज Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae. This is S, this is S, A, E, this is E. Okay, Saccharomyces cerevisiae, that is the baker's yeast. So this is the most common microbe which is used in this process. ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली हमारे पहाड़ों में तो ट्रेडिशनल इस तरह की ड्रिंक्स आमतौर पर नहीं होती है, बहुत कॉमनली यूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यदि हम साउथ इंडिया की तरफ को चले जाएं तो वहां पर बहुत कॉमनली एक ड्रिंक होती है जिसको हम बोलते हैं टॉडी।
I'm just talking according to your NCERT book, according to your book syllabus, that is toddy. अब ये toddy basically क्या होता है? तो क्या होता है? toddy बनता है, this is fermented sap of कोकोनट फ्लावर, या कोकोनट का ये फर्मेंटेड सैप होता है, इसको टॉडी कहते हैं। और अगर आप टुवर्ड्स केरला की तरफ पर चले जाएं, वहां पर इसको कल्लू कहते हैं, KALLU, कल्लू। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो एक ड्रिंक, वहां पर बहुत कॉमन ये ड्रिंक वहां पर मिलेगा, और ये बहुत कॉमन ड्रिंक, इस ये क्या है, ये फर्मेंटेड ड्रिंक होता है, इसको बहुत कॉमनली वहां पर यूज किया जाता है। और अगर आप साउथ इंडिया से थोड़ा नॉर्थ की तरफ को आ जाएं, आप बिहार या यूपी की तरफ को, वहां पर इसको ताड़ी भी कहते हैं। ताड़ी बहुत कॉमनली इसको वहां पर एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम अपने पहाड़ों की तरफ या किन्नौर की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर फर्मेंटेड फर्मेंटेशन के बाद जो एक तरह की बिवरेज बनती है, तो वो उसको मोहरी मोहरी भी कहते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर मुझे कमेंट आया है। हाँ, खुद को अनम्यूट करें फिर बताएं मुझे। हाँ कुसुम, आप कुछ बताना चाह रहे हो? कुसुम, खुद को अनम्यूट करें। आप सुन पा रहे हो मुझे? ओके, आई एम नॉट ऑडिबल। अब मेरी आवाज आ रही है आशीष, क्लियर? यस सर। हाँ कुसुम। सर शायद नेटवर्क नहीं होगा शायद इसके पास। हाँ, दिस कुड बी द रीजन, शायद कुसुम नेटवर्क इश्यू होगा। आशीष, जस्ट राइट इट डाउन कि अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करें, प्रॉपर नेटवर्क में आए, है ना? ओके, यस सर। तो ये दो तीन चीजें हैं कि हम टॉडी की बात करते हैं, कल्लू इन केरला, ताड़ी, या अपने यहाँ पर जो एक थोड़ा सा ट्राइबल इलाकों में आप आए, तो वहां पर मोहरी मोहरी यूज करते हैं हम। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर मेड फ्रॉम फर्मेंटेड सेप। और इसके अलावा अगर हाउस होल्ड की हम बात करें, हाउस होल्ड में एक बहुत कॉमन यूज, दैट इज चीज। चीज बहुत कॉमनली यूज होता है। चीज इज द प्रोडक्ट ऑब्वियसली जो दूध से बनता है। और चीज की अगर हम वैरायटीज की बात करें, अगर हम वैरायटीज की बात करें, तो बहुत सा फॉरेन वैरायटीज के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आप बात करते हैं मोज़रेला। मोज़रेला बहुत, आप जिसको क्या बोलते हैं, mozzarella is basically used, I am just skipping the name. Okay, listen, जब याद आएगा, mozzarella, mozzarella is a cheese from Italy. ठीक है, इटालियन चीज बेसिकली होता है ये। इट इज मेड फ्रॉम द काउ और buffalo's मिल्क। ठीक है, पिज्जा की जब हम, सॉरी, सब पिज्जा, पिज्जा में आमतौर पर आपने सुना होगा कि मोज़रेला, मोज़रेला चीज बहुत कॉमनली इंडिया में भी अब यूज होने लगा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ चीज, इट इज मोज़रेला फ्रॉम इटली। ऑब्वियसली इसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ये भी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी के कारण ये प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह से एक बहुत फेमस चीज है, इट इज फ्रॉम फ्रांस,
that is Camembert cheese. Camembert, it is French, from France, or it is normally obtained from cow's milk. और इसकी खासियत होती है, इसके अंदर एक फंगल ग्रोथ होती है, एंड दैट फंगल ग्रोथ इज पेनिसिलियम कैंडिडम, CANDI, पेनिसिलियम कैंडिडम के आपको इसमें जो स्पॉट्स बहुत आमतौर पर मिलेंगे, तो दिस इज कंसीडर्ड यूजफुल, राइट। और उसी तरह से एक फ्रांस का और बहुत फेमस चीज है, दैट इज रॉकफोर्ट चीज। ये आपकी बुक में भी दिया है शायद, रॉकफोर्ट चीज। और रॉकफोर्ट में भी बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप्स मिल्क, and it also have the colonies of your fungus, that is Penicillium roquefort, ROQUE। ये कॉलोनीज इसमें आमतौर पर प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर यूजफुल, ठीक है। अब इन चीज में भी जो बेसिकली देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है। बाकी इसके अलावा अगर हम इंडियन चीज की बात करें, तो इंडिया में भी कुछ एक नाम मैं आपको बताता हूँ, जो कि चीज इंडिया में आमतौर पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कलारी। कलारी इज ऑल्सो नोन एज मोजरेला ऑफ कश्मीर। मोजरेला ऑफ कश्मीर, और ये काऊ या गोट के मिल्क से बनता है, ठीक है। उसी तरह से बांदेल, BANDEL, बांदेल एक चीज है विच इज ऑब्वियसली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर भी ये बहुत कॉमनली होता है। तो हम स्पेसिफिकली अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कल्चर ऑलमोस्ट सेम, तो इन दोनों जगहों पर ये चीज बहुत कॉमनली प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड बांदेल, BAN, बांदेल चीज। इट इज बिट salty cheese, and obviously it is made from cow's milk। और अगर हम थोड़ा और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, then it is छुरपी। छुरपी इज फ्रॉम सिक्किम, बिल्कुल बंगाल के पड़ोस में है, बिल्कुल ऊपर है, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक मिल्क, ठीक है। और जो हम आमतौर पर हमारी तरफ भी जो चीज बनता है, उसको अगर स्पेसिफिक जो फेमस नाम उसका है, जो आपके नॉर्थ इंडिया में या यूपी बिहार में खासकर जो बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड छेना। उसको हम बोलते हैं छेना। पनीर, इसको हम कर्डलिंग करते हैं, इसकी कर्डिंग ऑफ वार्म मिल्क विद लेमन, नींबू मिला देते हैं हम उसमें, उसके कारण बोलते हैं कि ये दूध फट गया है, और उससे जो भी कर्डनिंग होती है उसकी, उसको हम कलेक्ट करते हैं, और फिर उसमें से हम पानी को अलग अलग तरीकों से निकाल देते हैं, और दिस छेना और दिस पनीर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक कदम है, जो कश्मीरी गुज्जर या जो हमारे भी चंबा
वाला जो एरिया आपके कांगड़ा का जो हिली एरिया पड़ता है, उन एरियाज में जो गुज्जर होते हैं, कश्मीरी गुज्जर्स, आमतौर पर वो लोग इस तरह का चीज बनाते हैं। ऑब्वियसली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ एंड बफेलोज मिल्क। तो ये आपकी बिल्कुल जनरल नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए जो अलग अलग तरह के चीज हैं, चाहे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, और जो बहुत मोस्ट कॉमनली, वैसे 13 या 14 किस्म की चीज इंटरनेशनली जो यूरोप में प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप या हम नॉर्थ साउथ अमेरिका की बात करें, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉमनली जो चीज है, चाहे मोज़रेला है या कैमम्बर्ट है या रॉकफोर्ट चीज है, उसकी हमने यहाँ पर बात की। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स की हमने बात की है, दे आर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर हमने बात स्विस चीज की बात की, तो इसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया जो एक रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज, उसको आप नाम को नोट कर ले, दैट इज, राइट इट डाउन, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। सो दिस इज द बैक्टीरिया स्पेसिफिकली इन स्विस चीज, जो हमने ये यूरोपियन चीज पढ़े हैं, इसमें जो कार्बन या इसकी प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होते हैं, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर स्पेसिफिकली यूज होता है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करें, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बेसिकली हमने बात की कुछ एक प्रोडक्ट्स की। कुछ एक प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास था कर्ड। कर्ड में लैक्टोबैसिलस स्पेसिफिकली यूज होते हैं, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, चाहे वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है या हमारी बॉडी के अंदर उनकी प्रेजेंस है, और वहां पर चाहे इन विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, या जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनकी ग्रोथ को चेक करना है। उसी तरह से हमने दूसरी बात की डो की। तो डो अगर हम अपने पहाड़ी कल्चर में देखें, तो वहां पर सिड्डू, जो स्पेसिफिकली जो फूला हुआ आटा है, उससे हम स्टफ करके एक डिश बनाते हैं। तो डो की फर्मेंटेशन के लिए, और उसी तरह से बहुत सी, अगर हम और डिशेस की बात करें, साउथ इंडियन डिशेस की बात करें, इडली और डोसा, तो वहां पर भी डो की फर्मेंटेशन के लिए इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। और सबसे कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज बेकर यीस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। इसके बाद तीसरी चीज पर हम आए थे, जो एक फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं। फर्मेंटेड ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की जो हम बात कर रहे थे, टॉडी की हम बात करें, तो इसी को दूसरे नाम से हम कालू, या अगर हम बिहार और यूपी की तरफ आ जाए, उसको ताड़ी कहते हैं। और अगर हम अपने हिमाचल के थोड़े ट्राइबल एरिया में आ जाएं, खासकर आपका चौपाल और सिरमौर का एरिया, वहां पर इसको मोहरी कहते हैं, ठीक है। तो मोहरी भी एक फर्मेंटेशन का पहला प्रोडक्ट होता है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड ये अल्कोहल होता है। तो ऑल दीज आर द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लास्ट में हम आते हैं चीज की वैरायटी पर। अगर हमने यूरोपियन वैरायटीज की बात करी, तो हमने बात करी मोज़रेला की, हमने कैमम्बर्ट की बात करी, या रॉकफोर्ट की बात करी। और इन सब में चाहे कैमम्बर्ट की बात हो या रॉकफोर्ट की बात हो, इनमें पेनिसिलियम, कैंडिडम और पेनिसिलियम और रॉकफोर्ट, ये जो फंगल कॉलोनीज भी प्रेजेंट होती हैं, ऑब्वियसली विच आर यूजफुल फॉर कंजम्पशन। और अगर हम इंडियन चीज वैरायटी की बात करें,
तो हम कलारी की बात करते हैं, दैट इज मोज़रेला ऑफ कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। बांदेल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल का सॉल्टी चीज है। छुपरी की बात करेंगे, याक मिल्क से बना हुआ है। स्पेसिफिकली इसके जो सबसे ज्यादा फेमस ही है सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। और हम बहुत कॉमनली जो आमतौर पर हम अपने लोकल यहाँ पर पनीर यूज करते हैं, जो घरों में बनाते हैं, दैट इज छेना या पनीर जिसको हम बोलते हैं, which is obviously obtained from curdling of warm milk with lemon, या इस तरह के कुछ सब्सटेंस या खट्टे चीजें हम यूज करते हैं, इससे हम मिल्क की कर्डलिंग करते हैं। और लास्ट में हम बात कर रहे थे कदम, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ चीज, स्पेसिफिकली इसको कश्मीरी गुज्जर जो हमारे चंबा या कांगड़ा का हिल एरिया या कश्मीर में होते हैं, वो इन सब चीजों को, इस तरह की चीज को बनाते हैं, राइट। और जो हमने स्विस चीज की बात करी थी, उसमें जो एक हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया स्पेसिफिकली हेल्पफुल होता है स्विस चीज में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि और ज्यादा ये जो प्रोसेस होता है, और इस तरह के जो स्विस चीज होते हैं, चाहे कैमम्बर्ट है या मोज़रेला है, उसमें जो छेद छेद से हो जाते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय दिस बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ओके। यहाँ पर हमने 6 पॉइंट्स की बात करी थी। तो जब हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम यहीं पर ऐड कर देते हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस चाहे विस्की, बियर, ब्रांडी, इस तरह के जो भी बेवरेजेस हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस एंटीबायोटिक्स। और तीसरी हम बात करेंगे सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो अगर जब हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करेंगे, तो हम इन 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स को फोकस करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंटीबायोटिक्स से ही। आप बहुत फेमिलियर भी हैं इस टॉपिक से, तो एंटीबायोटिक्स पर ही हम आते हैं। जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग लें, तो फर्स्ट वर्ड इज एंटी। एंटी एक ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट, ओके। और बायो हेयर मीन्स ऑब्वियसली इट इज लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होगा अगेंस्ट द लाइफ। तो अगेंस्ट द लाइफ, किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में है ये। ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी लाइफ के अगेंस्ट होता है ये एंटीबायोटिक्स। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जो है 20th सेंचुरी की एक जिसको बोलते हैं कि मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी
डिस्कवरी है, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट में या मेडिकल ट्रीटमेंट या डिफरेंट डिजीजेस के ट्रीटमेंट में बहुत सारी महारत हमने हासिल की और बहुत सी लाइफ्स को बचाया जा सका। तो एंटीबायोटिक्स इज बेसिकली द सब्सटेंसेस व्हिच आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स व्हिच कॉजेस डिजीज टू स्पेसिफिकली द ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो दे आर अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर प्रो ह्यूमंस के लिए वो बेनिफिशियल है, ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट नहीं, उनके एंटी नहीं है, उनके लिए यूजफुल है। और जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रोब्स ह्यूमन बींग्स में, उनके अगेंस्ट या एंटी है। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जो एंटीबायोटिक्स की कहानी है, किसी ने नाम सुना है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर करी थी? कोई बताना चाहेगा? हाँ, इट वाज Alexander Fleming. ओके, इट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी एक बाय चांस ये डिस्कवरी थी, वो ये डिस्कवरी करना नहीं चाह रहा था बेसिकली, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई, उसकी कॉलोनीज पर वो वर्क कर रहा था। तो ऑब्वियसली जैसे होता है कि लेबोरेटरी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करते हैं तो उनकी कॉलोनीज हम ग्रो करते हैं आर्टिफिशियली इन न्यूट्रिएंट मीडिया, पेट्री डिशेस, राइट। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको शायद काम करते करते बहुत लेट हो गई, तो वो कोई जो पेट्री डिश थी जिस पर उसने ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई थी, वो प्रॉपरली वो क्लोज करना भूल गया, कवर करना भूल गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अपनी लैब से घर चला गया। तो एक दो दिनों बाद जब उसका ध्यान गया उस पेट्री डिश के ऊपर, उस पेट्री प्लेट के ऊपर, उसने देखा कि उस पर फंगस हो गई। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि गर्मियों के टाइम में हमारे जो खाने के ऊपर या ब्रेड के ऊपर फंगस उग आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं कि खराब हो गई चीज। तो वैसा ही उसने भी पेट्री डिश उठाई और ही थॉट कि इसको डिस्पोज ऑफ कर देते। पूरा थोड़ा सा गुस्सा भी आया उसको कि मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है, जो पेट्री डिश बनाई थी वो खराब हो गई, दोबारा बनानी पड़ेगी, तो कॉमन ह्यूमन नेचर। तो लेकिन एक वही साइंटिफिक टेम्परामेंट कि चलो अगर खराब हो इसको देखते जरा क्या है। तो जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ये पूरा ऑब्जर्व किया, तो ही वाज एस्टोनिश्ड कि जो वहां पर फंगस उगी थी, उस फंगस के चारों तरफ कोई एक लिक्विड सा शायद वो फंगस प्रोड्यूस कर रही थी, और उसके चारों तरफ जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया थे, वो उनकी ग्रोथ रुक गई थी या वो डिस्ट्रॉय हो। तो उसने देखा कि ये जो फंगस थी, स्पेसिफिकली जब इसको बाद में स्टडी किया गया, इसके टेक्सोनॉमिकल स्टडी की गई थी, तो दिस फंगस वाज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोडेटम। ठीक है, दिस इज जेनेरिक नेम एंड दिस इज स्पेसिफिक नेम। बहुत से पेनिसिलियम के और भी बहुत से जीनस होते हैं, तो दिस वाज स्पेसिफिक स्पीशीज पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो एक फ्लूइड या केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी, और उस केमिकल के कारण जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो चेक हो गई थी। तो वहां से उसको आइडिया आया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं कि दे आर नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, बट दे कैन चेक द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद सब हिस्ट्री आप सब लोग जानते ही हैं, इसका जो फुल पोटेंशियल है एज एन एंटीबायोटिक्स, इसका जो पोटेंशियल है, इसको एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज किया जा सकता है।
कैसे यूज किया जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट हुए अर्नस्ट चेन, ERNEST, अर्नस्ट चेन। अर्नस्टीन और उनके कोवर्कर थे हॉवर्ड फ्लोरी। अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, इन दो साइंटिस्ट ने स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश किया, एक्सट्रैक्ट किया और एस्टेब्लिश किया इसको कि किस तरह से पेनिसिलियम, इस पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस है, जो केमिकल है, उसको हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, विच वाज ऑब्वियसली फ्रॉम द ईयर 1939 टू ईयर 1945, बहुत एक्सटेंसिवली अमेरिकन सोल्जर्स के जख्मों को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया। और इन तीनों को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी को इन द ईयर 1945 में मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज जिसको हम कहते हैं, वो उनको अवार्ड किया गया फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स की एक बहुत छोटी सी रोचक कहानी थी। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कल, जो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली है पेनिसिलिन के बाद और भी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई और बहुत अलग अलग डिजीजेस में इन एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। उस एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, राइट। तो एक मिनट मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग पहले।